हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, पीएस पीसीएल जेई रिक्रूटमेंट 2024 की कंप्लीट और फुल नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुकी है। तो किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज़ हैं, कब से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है और क्या फ़ीस एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है, तो पूरी डिटेल इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब मत करना मत भूलिएगा पीएस पीसीएल जेई की पूरी प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की ओर। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है पीएसपीसीएल की, और इसमें आप सबसे ऊपर देखेंगे तो यहाँ लिखा गया है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर सबस्टेशन एंड जूनियर इंजीनियर सिविल की डिटेल यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। और यहाँ पर आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो है वो ओपन हो जाएगी। सबसे ऊपर दिया गया है इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। एप्लीकेशन जो आपकी स्टार्ट हो गई वो 9 फरवरी, यानी कि आज से आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना स्टार्ट हो चुके हैं। और लास्ट डेट जो है वो 1 मार्च 2024 की है। तो 1 मार्च 2024 तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट का जो नाम है वो है जूनियर इंजीनियर। और आगे बात करते हैं नीचे। तो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 378 है। सबसे ज़्यादा पोस्ट इलेक्ट्रिकल में निकाली गई है। जूनियर इंजीनियर सब स्टेशन की बात करें तो 112 पोस्ट हैं, और जूनियर इंजीनियर सिविल की अगर हम बात करते हैं तो 54 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। टोटल पोस्ट है 544। तो इलेक्ट्रिकल वाले ज़्यादा हैं, ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। सब स्टेशन में 112 पोस्ट हैं और सिविल की 54 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। ये कैटेगरी के अकॉर्डिंग पोस्ट है, ठीक है। तो जो जो पर्सन जिस कैटेगरी में आता है उसके अकॉर्डिंग ये नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो दे रखी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जो पोस्ट रिजर्व की गई है वुमेन्स के लिए भी यहाँ पर रिजर्व की गई है, ठीक है ना। तो वुमेन्स के लिए भी यहाँ पर पोस्ट जो है वो निकाली गई है। लड़कियां भी इसे अप्लाई कर पाएंगी अब। तो पोस्ट रिजर्व फॉर वुमेन आउट ऑफ टोटल 378 पोस्ट। तो ये वुमेन्स के लिए वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं। इसी तरह से ये नीचे आते हैं तो ये जेई सब स्टेशन की वैकेंसीज हैं कैटेगरी वाइज, ठीक है। नीचे आते हैं और तो ये है जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसीज कैटेगरी वाइज, जनरल में कितनी है वगैरह वगैरह, और वुमेन के लिए भी यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है। अब आते हैं नीचे सबसे, अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर बात करें तो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट शुड हैव पोजेस फुल टाइम रेगुलर 3 से 4 ईयर डिप्लोमा। तो 3 साल का डिप्लोमा होता है या 4 साल का जो डिप्लोमा होता है किसमें, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकग्नाइज बाय द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट विद मिनिमम 60% मार्क्स। यानी कि आपके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, जिसे हम पॉलिटेक्निक भी बोल देते हैं, ठीक है ना। डिप्लोमा होना चाहिए किसमें, इलेक्ट्रिकल में, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इकोनॉमिक्स इंजीनियरिंग में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। थोड़ी सी बुरी खबर ये है कि जिनके पास सिर्फ बीटेक है वो इसे अप्लाई नहीं कर सकते। जिन्होंने बीई बीटेक बीएससी एएमआईई कर रखा है किससे, इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से, वो इसे अप्लाई नहीं कर सकते। आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए, मतलब डिप्लोमा तो कंपलसरी है, पॉलिटेक्निक कंपलसरी है, 3 से 4 साल की जो पॉलिटेक्निक होती है वो कंपलसरी है। अगर आपने सिर्फ बीटेक कर रखी है या बीई कर रखी है तो आप इसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 3 से 4 साल का। जूनियर इंजीनियर सबस्टेशन में भी यही चीज़ रखी गई है। आपके पास जो है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। लेकिन अगर आपने बीई बीटेक कर रखी है तो उसके साथ साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से सब स्टेशन में भी यही इन्होंने क्वालिफिकेशन जो है, सॉरी सिविल में भी इन्होंने यही इस तरह की क्वालिफिकेशन रखी गई है कि आपके पास जो है वो 3 से 4 साल का जो है वो डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। अगर आपने बीई बीटेक या फिर बीएससी एएमआई कर रखा है तो आपके पास जो है और हायर क्वालिफिकेशन है तो आपके साथ जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो रखी गई इसके साथ साथ वो भी डिप्लोमा रखी गई है। मतलब अगर बीटेक है, अगर सिर्फ आपके पास डिप्लोमा है, अगर आपके पास सिर्फ डिप्लोमा है तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास बीई बीटेक या फिर बीएससी वगैरह है तो आपके पास इसके साथ साथ डिप्लोमा भी होना चाहिए। दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए तब ऐसे आप अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ कंपल्शन क्या है, क्वालिफिकेशन एंड नॉलेज ऑफ पंजाबी इज एसेंशियल फॉर ऑल पोस्ट। तो आपको पंजाबी आनी चाहिए। फॉर दिस पर्पज द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड पंजाबी ऑफ एट लीस्ट मेट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट लेवल। यानी कि 10वीं तक आपके पास जो है वो पंजाबी होनी चाहिए, मतलब मेट्रिकुलेशन लेवल तक आपके पास पंजाबी का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपको पंजाबी की नॉलेज होनी चाहिए तभी आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। द कैंडिडेट मस्ट पोसेस द अबव रिक्विसाइड क्वालिफिकेशन अप टू द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन। यानी कि
1 मार्च तक आपके पास ये सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करते हैं तो पंजाब गवर्नमेंट के रूल है तो 18 से 37 साल तक इसमें एज रखी गई है। ठीक है, तो अच्छी खासी एज यहाँ पर मिल गई है, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को भर पाएंगे। और रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट, ये रिलैक्सेशन है, जैसे एससी और बैकवर्ड क्लास को 5 साल की यहाँ पर रिलैक्सेशन दी गई है। इसी तरह से फिजिकल हैंडीकैप को 10 साल की रिलैक्सेशन है। तो ये रिलैक्सेशन आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं फीस की। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है? तो ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट शेड्यूल कास्ट एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी, यानी कि सभी कैटेगरी के लिए जिसमें एससी को छोड़ के और जो डिसेबल हैं पर्सन उनको छोड़ के जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 1200 है, प्लस आपके पास जो जीएसटी लगेगा इसके ऊपर 18% का, वो 216। तो टोटल जो फीस है वो 1416 रुपये यहाँ पर फीस रखी है। लेकिन पोस्ट अच्छी खासी है तो ये फीस भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली वाले को फॉर्म भरने से पहले फ़ीस की दिक्कत रहती है कि फ़ीस कहाँ से आएगी। लेकिन एक अच्छी खासी जो है पोस्ट निकाली गई हैं, तो आप जो है उसको भर जरूर दीजिएगा, चाहे फीस जितनी भी हो, क्योंकि एक बार एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो ये सब कुछ जो है वो बात की बात रह जाती है फिर। ठीक है ना, क्योंकि जब एक मिडिल क्लास फैमिली वाला फॉर्म भरता है तो सबसे पहले वो फीस ही देखता है कि फ़ीस कितनी रखी गई है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, फीस पोस्ट अच्छी खासी हैं तो फीस को मत देखिएगा, फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। शेड्यूल कास्ट और पर्सन की विद डिसेबिलिटी की अगर बात करते हैं तो 750 फीस है, जीएसटी लग के 135 और, तो टोटल जो है वो 885 आपके पास एससी और डिसेबल पर्सन जो है उनके लिए रखी गई है। आगे बात करते हैं, ये रिजर्वेशन दे रखी है तो जिसके अकॉर्डिंग जो रिजर्वेशन है उसको मिल जाएगा। रिजर्वेशन के बाद आते हैं आपके पास जो मेन चीज़ है वो है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में कोई चेंज नहीं किया गया है। आपके पास जो कंसर्न डिसिप्लिन पोस्ट है, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उससे रिलेटेड आएंगे 70 क्वेश्चन। जनरल नॉलेज वालों के जनरल नॉलेज से 10 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 10 होंगे और जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन होंगे। तो मेन फिर से वही बात आती है, आपका जो मेन जो एग्ज़ाम डिपेंड करेगा वो आपकी कंसर्न डिसिप्लिन पे डिपेंड करेगा, मतलब आपके किस पोस्ट के लिए आप फिल कर रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल जो क्वालिफिकेशन रखी है वहाँ इलेक्ट्रिकल से आपके पास 70 क्वेश्चन आएंगे, सिविल वालों के सिविल के 70 क्वेश्चन आएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है ना, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और नेगेटिव मार्किंग यहाँ रखी गई है 1/4 की। एक 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, मतलब अगर आप एक क्वेश्चन जो है अगर 4 क्वेश्चन गलत होते हैं आपके तो आपको 2.5 मार्क्स जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो कट कर लिए जाएंगे। मतलब 0.25 की जो है वो मार्किंग यहाँ पर रखी गई है, एक क्वेश्चन गलत होने पर 0.25 मार्क्स एक्स्ट्रा कट हो जाएंगे। द एग्ज़ाम विल बी 2 आवर्स का होगा और 120 मिनट्स, यानी कि 2 घंटे का आपके पास एग्ज़ाम लिया जाएगा। और मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए 45 हैं और रिजर्व कैटेगरी के 35% मार्क्स यहाँ पर रखे गए हैं। सबसे अच्छी बात है नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर होगी, मतलब जो भी कैंडिडेट जितने मार्क्स आएंगे उसके बाद नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर की जाएगी। तो नॉर्मलाइजेशन मीन्स एडजस्टिंग वैल्यू मेजर्ड ऑन डिफरेंट स्केल टू बी, मतलब अगर जो है किसी का पेपर मुश्किल आता है तो उनको मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा कुछ होता है नॉर्मलाइजेशन में, और आसान आता है तो थोड़े कम हो जाते हैं। तो ये नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर की जाएगी। और ये सारा डॉक्यूमेंट कैसे फॉर्म को फिल करना है ये सब कुछ राम कथा यहाँ पर लिखी गई है। ये है नीचे, सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर सबसे नीचे आपको नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला दिखाई देगा। ये है नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला। ये नीचे आएंगे तो उन्होंने बता रखा है कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो एग्ज़ाम में मार्क्स की कैसे की जाएगी। ठीक है ना, रॉ मार्क्स वगैरह वगैरह जो होते हैं, तो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये फॉर्मूला दे रखा है नॉर्मलाइजेशन का, जैसे यहाँ पर दे रखा है। सबसे नीचे आते हैं, जैसे मान लो आपने बोला कि सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3, सेशन 4, डे 1, डे 2, ठीक है ना, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2। तो ये पूरा दे रखा है कि एब्सेंट कितने थे, अप्रूव्ड अपीयर्ड कितने हुए, टोटल कितने हैं, हाईएस्ट मार्क्स कितने आए, लोवेस्ट मार्क्स कितने आए एक शिफ्ट में। तो इस तरह से ये पूरी कैलकुलेट करके जो है इन्होंने ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स दे रखे हैं, परसेंटाइल स्कोर आपके पास आएगा। खैर ये बात की बात है, अभी आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। तो अच्छी खासी पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है PSPCL के द्वारा, तो इसको फिल कर दीजिएगा। और इस एग्ज़ाम की पूरी प्रिपरेशन के लिए आपके सब्जेक्ट कंसर्न रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज या कल से ही जो है आपके पास वीडियोस जो हैं वो अवेलेबल होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो यही जानकारी आपको देनी थी, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस एग्ज़ाम की पूरी प्रिपरेशन के लिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।